क्योंकि नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं तो मुझे बताना पड़ता है बार बार। आपको जो भी मैं बोल रहा हूं उसे एज इट इज नहीं लिखना है, हूबहू बहू उसे नहीं लिखना है, बल्कि कैसे लिखना है। इंडियन ज्योग्राफी कितने पेज में आएगी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 20 to 30 पेज के बीच आ जाएगी। और सारगर्भितता की बात करें तो दो बात तो अपने दिमाग में बैठा लेना, संक्षिप्त रहना है और सारगर्भित रहना है। जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं लिखना है, की टर्म उनमें से निकाल लेना है। या कटीली झाड़ियां क्यों पाई जाती हैं, है नागफनी, हाँ नागफनी जैसे खारी झील बन जाती हैं इस तरीका से बहुत सारे, उन्हें बोलते हैं प्लायाज। अपने कमरे में भी एक मैप लगा कर रखना। जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर लेटे हुए हैं आप मोबाइल में आप देखते जा रहे हैं तो आप मैप अपने सामने रखें। जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ आप उसे देख। पढ़ाई में अगर आपको एक बात शामिल करनी है, एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको एक ही बात शामिल करनी है। अगर आप वास्तव में आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में कमिटेड है, तो अपने पढ़ाई में क्यों को शामिल कर लें। और उसने वो जब पर्ची खोल के देखी तो उसमें ये लिखा था। आप ठीक है करें, उसके लिए 1 घंटा आपने निकाल लिया बहुत है, लेकिन आप उसमें इंडल्ज ना हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 4th टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक देख लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंडियन फिजियोग्राफी में हम देखेंगे जो टॉपिक्स हैं। पहला हमने देखा था हिमालय, महान हिमालय। दूसरे में हमने देखा था उत्तरी भारत के महान मैदान। तीसरे में हमने देखा था इंडियन प्लेटूस। और 4th में हम देख रहे हैं भारतीय रेगिस्तान यानी कि इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंडियन कोस्टल प्लेन्स यानी कि भारत के तटीय क्षेत्र। और लास्ट में हम देखेंगे इंडियन आइलैंड्स यानी कि भारतीय प्रायद्वीप, यानी कि भारत के जो द्वीप हैं हम उन्हें देखेंगे। इस प्रकार से हम इंडियन फिजियोग्राफी को पूरी तरीका से समाप्त करेंगे। और उसके बाद में मैं एक मिसलिनियस करके एक विविध से एक लेक्चर लेकर आऊंगा, जिसमें अगर किसी भी इनमें से ये जो 6 टॉपिक हैं इनके अंदर से कुछ भी छूट गया है तो वो मैं एमसीक्यूज के द्वारा करा दूंगा। और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर से हम देखेंगे कि कोई प्रश्न इनसे बने हैं या नहीं बने हैं। इस प्रकार से हम इस यूनिट का समापन करेंगे और नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे। तो अब आप डालेंगे अपनी कॉपी में, पहला टॉपिक लिखेंगे भारतीय रेगिस्तान यानी कि इंडियन डेजर्ट। और इसके अंदर कुछ लिखेंगे, थोड़ा सा पहले इसके अंदर लिखेंगे आप, इसके अंदर लिखना प्रारंभ करेंगे। और ये आपको पता है लिखना किस प्रकार है, क्योंकि नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं तो मुझे बताना पड़ता है बार बार। आपको जो भी मैं बोल रहा हूं उसे एज इट इज नहीं लिखना है, हूबहू बहू उसे नहीं लिखना है, बल्कि कैसे लिखना है, जो उनका की टर्म लिखना, मुख्य बिंदु लिखना है। सुनना है उसे, जो मैं बोल रहा हूं ना, सुनना तो वैसे ही है, लगभग 3 टाइम आपको सुनना है, 3 बार आपको सुनना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 2 टाइम्स आपको कम से कम सुनना है, इससे कम नहीं हो सकता। और अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो 4 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम और मिनिमम 2 टाइम्स आपको एक लेक्चर सुनना है। अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये आपको काम करना है। लिखना है की टर्म्स के अंदर लिखेंगे पहला, और मैं आपको बताऊंगा लिखना किस प्रकार है। लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे इसी के अंदर और लिखना प्रारंभ करेंगे। पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे लिखेंगे थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर रेतीली पहाड़ियां और शुष्क क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप पर यह रेतीली पहाड़ियां और शुष्क क्षेत्र है। यह आंशिक रूप से राजस्थान, इसकी लोकेशन बता रहे हैं, यह आंशिक रूप से राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत और आंशिक रूप से पंजाब और सिंध प्रांत पूर्वी पाकिस्तान में स्थित है। और लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब जैसे मैंने आपको ये एक पैराग्राफ बोला है तो इसे आप कैसे लिखेंगे, इसमें मैंने आपसे जो बोला है उसे की टर्म में आप कैसे लिखेंगे। यानी कि थार मरुस्थल तो आपने डाला हुआ है, तो इसमें आप लिखेंगे इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से, इस तरीका से ऐसे लिखेंगे, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम प्लस ऐसा लगा लेंगे। आगे मैंने क्या बोला है इसमें,
आगे मैंने बोला है भारतीय उपमहाद्वीप पर यानी कि रेतीली पहाड़ी का शुष्क क्षेत्र है, तो रेतीली पहाड़ी और शुष्क क्षेत्र। ठीक है, और मैंने इसमें क्या बोला है, कहाँ पाया जाता है, यानी कि पंजाब, यहाँ पे लिखेंगे राजस्थान, राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, है सिंध प्रांत, प्रांत, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। और एक हमने यहाँ पे बोला है 2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। इस प्रकार से आपको बना करके चलना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैं, क्योंकि नए नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं, मैं इसे बताता हूं कि आपको सुनना है लेकिन लिखना है इस प्रकार से, आपको की टर्म में लिखना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद रहे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस चैनल पर बहुत बच्चे हैं जिनका कुछ हो सकता है कि वो लोग तैयारी कर रहे हों या उनका कुछ तैयारी हो गया हो, उनकी अपना एक प्रिपरेशन का एक स्टैंडर्ड है। अभी वो किस स्टैंडर्ड पर लोकेट करते हैं, या तो एकदम बेसिक है, उन्हें पता नहीं है, अभी कॉलेज खत्म करके आए हैं अपना और यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, तो आप जो ऐसा मैं बता रहा हूँ वैसी तरीका से आपको करना है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज है, जो कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें टाइम हो चुका है, तो फिर आप ये नोट्स जब बना रहे हो तो वही बातें आपको लिखना है जो आपको नहीं पता या जो आप भूल चुके हैं या भूलने की संभावना है कि मैं भूल सकता हूं उस टाइम पर, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सब छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से, तो आपको इसे याद है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको रेतीली पहाड़ी वहां पे है, यानी कि जब हवा चलती है तो जो रेत के टीले हैं वो बन जाते हैं, शुष्क क्षेत्र आपको पता है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में है ये आपको पता है, कहाँ है, पश्चिम भारत पता है आपको, और पंजाब सिंध यानी उत्तर पश्चिम भारत में है और पंजाब सिंध प्रांत में है और पूर्वी पाकिस्तान में है और 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। अगर इनमें से किसी भी फैक्ट को आपको नहीं पता है तो ही आपको लिखना है, अगर आपको पता है तो नहीं लिखना है, या आपको नहीं लगता कि मैं भूल जाऊंगा तो भी नहीं लिखना है। सिर्फ उसी का नोट्स बनाना है जो आपको नहीं पता है या आपके भूलने की संभावना है। ठीक है, मेरा कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको नोट्स सारा बना के ही चलना है। आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे लेकिन इतना जरूर बनाएंगे जो आप भूल सकते हैं, उतना तो मैं रिकमेंड करूंगा, एज इट इज नहीं बनाना है। इसलिए ये मुझे बार बार एक डिस्क्लेमर में डालना पड़ता है, मैं इसे डालता हूं। अब आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट डाल लेंगे इसका और यहां पर लिखेंगे, इस तरीका से लिखेंगे सेकेंड पॉइंट। इसका लिखना है, इसका सेकेंड पॉइंट, इस क्षेत्र में अल्प वर्षा होती है, इस क्षेत्र में अल्प वर्षा होती है जो एक वर्ष में लगभग 150 मिलीमीटर से कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसलिए जलवायु शुष्क होती है और वनस्पति बहुत कम होती हैं। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि वेस्ट में जो वनस्पति है यानी कि फ्लोरा एंड फना, ये कम होती है क्योंकि इधर बरसात कम है, और ईस्ट की ओर जाएंगे आप तब आपको ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, और आप वेस्ट में जाएंगे तो ये घटती हुई प्रतीत होगी। कारण है जो कम वर्षा का होना या पानी की कम उपलब्धता। हाँ, तो ये तो आपने सुना है जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो फिर जीवन कैसा है। लिविंग थिंग्स आपको बहुत कम मिलेगा, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु ये सारे आपको कम मिलेंगे क्योंकि पानी की उपलब्धता कम है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखेंगे आप। हाँ, इसमें भी यही है कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इस क्षेत्र में अल्प वर्षा होती है तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से ये जरूर लिख लेना कितनी होती है, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर से भी कम, है ना। हाँ, कम ऐसा पूरा नहीं लिखते, ऐसा लिखना है 150 मिलीमीटर, और कम के लिए इस तरीका से लिख देना, ऐसा साइन बना देना कम, है ना, वो आप समझ जाएंगे। ज्यादा के लिए ये साइन बनता है,
बराबर के लिए तो बराबर है ये। इस तरीका से आपको कुछ इनका प्रयोग करना है सिंबल्स का, और इसी के साथ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके आप खुद को अंडरस्टूड करना है। नोट्स आप बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं बनाना कि कोई दूसरा भी पढ़े और समझ जाए, नहीं। नोट्स इस तरीका से होते हैं कि आप ही समझ पाएंगे अपने नोट्स आपने बनाए कैसे हैं, ठीक है। एक सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं नोट्स कि जब आप एग्जाम टाइम आए तो जो 1 या 2 दिन का टाइम आपको मिल रहा है उसमें आपकी जो रिकॉल हो जाए पूरी जो बातें हैं जो आपने पढ़ा है। कुछ तो बातें अंडरस्टूड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 20-80 का रेशो, 20% जो होता है उसका नोट्स तैयार करते हैं, और उसे फिर आप अपने तरीका से कर सकते हैं। कुछ सिंबल्स का प्रयोग आप करें, कुछ डायग्राम्स का प्रयोग करें, पाई चार्ट्स का प्रयोग करें, इस प्रकार से आप बनाएं इसे, और कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। इस तरीका से नोट्स बनाने, इसलिए नहीं कि एक किताब ऑलरेडी है और दूसरी किताब आपने छाप दी, नहीं, ऐसा मत करना कभी भी। तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना कर लेना। मेरा मानना है कि पूरी इंडियन ज्योग्राफी 20 से 25 पेज के अंदर आ जाएगी। पूरी की पूरी ज्योग्राफी कितने पेज के अंदर आ जाएगी बताना? पूरी इंडियन ज्योग्राफी की जब बात करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी कितने पेज में आएगी मैं अभी आपको बता देता हूं, 20 to 30 पेज के बीच आ जाएगी। समझ गए? ये है। अगर आपको इससे ज्यादा आ रही है तो मुझे बताना कि सर इससे ज्यादा तो हमारे अभी बन गए हैं, नहीं। अगर बनाए हैं तो उनमें से जैसा भी मैंने ये बताया उसी तरीका से नोट्स बनाना है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बनाना है, मुझे बता करके चलना है, क्योंकि हर प्रकार का बच्चा यहाँ पे है। कुछ ऐसे हैं जो अभी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं इसी चैनल से, क्योंकि ये चैनल सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है जो बच्चे लाखों या हजारों की फीस दे करके कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि उनका उपहास होता है जब वो कहीं पर भी जाते हैं। और ये बात क्योंकि उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, वो बच्चे जिम्मेवार नहीं है उसके पीछे, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक, हमारे कल्चरल कारण, हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन, कहाँ पर हमारा जन्म हुआ, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो वो वजह हो सकती है, लेकिन उपहास जब होता है तो वो उसी का होता है। तो इसलिए मैंने उन्हीं के लिए बनाया कि बेसिक से हम यहाँ पर चलेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे। जीएस के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको कहीं भी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको 100 नहीं 110% आश्वस्त करता हूँ। आप इसे मेरे साथ अपना भरोसा लेकर के चलें। 360 डेज का मैंने आपसे वादा किया है, वो हम पूरा कर देंगे। उससे ना तो बाहर कभी आया है ना बाहर कभी आएगा, ये आपको मैं एक वायदा आपसे करता हूं, और आप मुझसे ये वायदा करेंगे कि जिस तरीका से मैं आपको गाइड करके चल रहा हूं आप उसी तरीका से चलें। आपने अभी तक काफी दिन गुजारे होंगे ना, बहुत दिन गुजारे होंगे आपने। 360 डेज मैंने आपसे बोला है, उनमें आप मुझे दें, और उसके बाद में आपका 100% जो सिलेबस है वो कवर कराऊंगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कवर कराऊंगा, और बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित कवर कराएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी वो आप गए किसी कोचिंग में उठा करके आपको 20 बुक और दे दिया, ऑलरेडी आपके पास में 20 बुक हैं, आप देख देख कर घबराए हुए हैं, नोट्स कैसे उससे बनाने हैं। कोई चिंता आपको नहीं करनी, एक भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। आपको बुक इसलिए पढ़ना चाहिए, फैक्ट के लिए आपको बुक नहीं पढ़ना, आप सिर्फ एक रीडर की तरह बुक को पढ़ते चले जाना है। कोई भी बुक आप उठाना, बस जितनी भी, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में आपने देखा होगा जहां बुक मैंने सजेस्ट की है, उतना ही बुक आपको ले लेना है तो सही है, नहीं है तो आप खरीद लेंगे उसे, और उनको एक रीडर की तरह पढ़ना है। यूपीएससी एस्पायरेंट्स की तरह नहीं पढ़ना, हाँ थोड़ा डेप्थ में जाके तो पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ते हुए चले जाना, एक समझ आपको होनी चाहिए। बाकी ये लेक्चर आपको साथ साथ देखते जाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। जीएस के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता है। और उसी में मैंने बताया है करना क्या है कि जब ये हो जाए तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। अच्छे कोचिंग है जो मैं आपको बताया, विजन आईएएस का कोचिंग आप ज्वाइन कर लेना, ऑफलाइन जा करके, ऑनलाइन मत करना, ऑफलाइन करना। चाहे सप्ताह में आपको 2 बार दिल्ली जाना पड़े, लेकिन आप ऑफलाइन कोचिंग कर लेना ज्वाइन उनके टेस्ट सीरीज को। बस इतना आपको कर लेना है, फिर देखते हैं आपका रिजल्ट कैसे नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का, प्रीलिम्स का अगर नहीं भी करेंगे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कोई बात नहीं है, मेंस का जरूर करना है, वो 100% है। मेंस में एसए का भी करना है और जीएस का भी करना है, और जो भी आपका ऑप्शनल हो उसके अकॉर्डिंग ये जरूर करना है आपको, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपको जो नोट्स है वो किस तरीका से बनाने हैं। जब मैं संक्षिप्तता की बात कहता हूं और सारगर्भितता की बात कहता हूं, 2 बात तो अपने दिमाग में बैठा लेना, संक्षिप्त रहना है और सारगर्भित रहना है। जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं लिखना है, की टर्म उनमें से निकाल लेना है। की टर्म निकालने का मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको जो लिख के बताया है ना ये वाला, ये उनके लिए जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, अभी उन्हें कुछ नहीं पता, वो इसी तरीका से नोट्स बनाएंगे। जो अभी कॉलेज से आ रहे हैं, जो भी, कॉलेज का मतलब भी अलग अलग है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में तो हम है नहीं, हम इंडिया में हैं।
तो यहाँ पर क्या है, सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से वो लोग पढ़ के आ रहे हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का भी अलग अलग स्तर है कि कुछ तो बहुत अच्छी हैं, कुछ है बहुत खराब है। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, उदाहरण के लिए, ऐसी बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटी है, मैं कोई पार्टिकुलर नहीं, तो फिर आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जरूरत पड़ेगी कोचिंग की। अगर आप डीयू से पढ़ के आ रहे हैं तो आपको कोचिंग की आवश्यकता है नहीं ज़्यादा। आप अगर जेएनयू से पढ़ के आ रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, और ना ही यहाँ से शुरुआत करने की आवश्यकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं और कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से शुरू करें एकदम बेसिक से, कि इसको इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, रेतीले पहाड़ बनते, तो आपको एक इमेज बनते जानी चाहिए। और साथ ही साथ में ये ऑक्सफोर्ड एटलस है, मैं हर लेक्चर में इसे जरूर दिखाता हूँ। कारण है कि नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि एक एटलस आपके पास होनी चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। कहीं भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो भी, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एटलस आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ में मैंने एक ऐप आपको बताई थी, गूगल अर्थ, तो गूगल अर्थ भी आपके पास में होना चाहिए। ऐप पे है मोबाइल के अंदर, आप उसे डाउनलोड कर लेना या गूगल से जाकर के आप देख लेना, जो भी लोकेशन आप डालेंगे वो आपको दिखा देगा। समझ गए? तो आपको एक डायग्राम आपके माइंड में बनना चाहिए, और जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा, ये आपको एश्योर कर रहा हूँ। अब इसी के साथ आप लिखना प्रारंभ करेंगे मेरे साथ, ठीक है? बहुत हो गया आज के लिए इतना ही ज्ञान। आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट शायद, हाँ थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, इन भौतिक स्थितियों को मरुस्थल नाम दिया जाता है। इन भौतिक स्थितियों को मरुस्थल नाम दिया जाता है। कौन सी भौतिक परिस्थितियां ऐसी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रेत के टीले बनते हैं, दूसरा है कि 150 mm से कम की जो वर्षा है, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, हम देखेंगे इसे आगे भी। लेकिन अभी हम बेबी स्टेप लेकर के चल रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे, जहां जिसकी आवश्यकता होगी वहां हम पूरी तरीके से उसको विस्तार से आपको बताएंगे। ओके, अब लिखेंगे आप, हाँ लिखना है, यह माना जाता है कि मेसोजोइक युग, मैंने आपको बताया है कि जो जूलॉजिकल स्केल है मैं वो आपको पढ़ाऊंगा एक लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में उसे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, या मे भी हो सकता है कि जब मैं इसका मिसलिनियस लेकर के आऊं उस लेक्चर में मैं उसे पढ़ा दूं, और वो लेक्चर हो सकता है लंबा होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है मैं वो बनाऊंगा। जिन लोगों को देखना है वो लोग देखेंगे भी, जिन्हें रिजल्ट लेना है वो लोग देखेंगे उसे, ठीक है? लिखेंगे, मेसोजोइक युग के दौरान यह पूरा क्षेत्र समुद्र के नीचे डूब गया था। मेसोजोइक युग, ऐसे लिखता है मेसोजोइक, मेसोजोइक, मेसोजोइक युग लिखेंगे, मेसोजोइक युग के दौरान यह पूरा क्षेत्र समुद्र के नीचे डूब गया था। फलस्वरूप जैसलमेर के पास आकल और भ्रामसर स्थानों पर, आकल आकल हाँ, ए आकेल है, आकल, आकल और भ्रामसर, भ्रामसर ऐसे लिखना, भ्रामसर, भ्रामसर स्थानों पर लकड़ी के जीवाश्म और समुद्री अवशेष पाए गए हैं। लकड़ी के जीवाश्म पर स्थानों पर लकड़ी के जीवाश्म और समुद्री अवशेष पाए गए हैं। समझ गए? ये आपसे पूछ सकता है, मेसोजोइक युग में यहाँ पर ऐसा माना जाता है, ऐसा ये अध्ययन है, और अध्ययन क्या है कि ये जो दो प्लेस है, एक तो आकल और भ्रमर, ये आपको जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप देखेंगे कि इनसे ये पता चलता है कि कभी ना कभी यहाँ पर समुद्र का जल आया होगा, क्योंकि वहां पर जो अवशेष है, वहां पर जो कुछ इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं कि ये पता चले कि यहाँ पर कभी ना कभी समुद्र का जल जरूर आया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट है या फिफ्थ है, लिखना, लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट, रेगिस्तान के, लिखना, रेगिस्तान की अंतर्निहित रॉक संरचना, रेगिस्तान की अंतर्निहित रॉक संरचना प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। रेगिस्तान की अंतर्निहित रॉक संरचना, नीचे एक रॉक, हाँ रॉक संरचना प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है।
प्रायद्वीपीय पठार में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। लेकिन हवा के कटाव और अपक्षय के कारण, लेकिन हवा का कटाव मैंने कल, अपक्षय मैंने आपको बताया था, वेदरिंग, डिग्रेडेशन, हाँ वेदरिंग, अपक्षय के कारण सतही लक्षणों में विशेष रूप से उकेरा गया है। अपक्षय के कारण सतही लक्षणों में विशेष रूप से उकेरा गया है। नेक्स्ट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। स्थलाकृति, स्थलाकृति अनुदैर्घ्य टिब्बा, स्थलाकृति अनुदैर्घ्य टिब्बा या शाखाओं की प्रबलता के साथ, या शाखाओं की प्रबलता के साथ विकसित हो रही है। स्थलाकृति अनुदैर्घ्य टिब्बा, टिब्बा कुछ नहीं है, वो रेत के टीले जो बनते हैं, रेत के जो टीले हैं वही क्या है, अनुदैर्घ्य टिब्बा, और यह शाखाओं की प्रबलता के साथ विकसित हो रही है या होती है, होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो भी है, 6th 7th, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे अन्य विशेषताओं में, अन्य विशेषताओं में मशरूम चट्टानें, अन्य विशेषताओं में मशरूम चट्टानें, शिफ्टिंग टिब्बा और शामिल हैं, शामिल हैं। शिफ्टिंग टिब्बा मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे कोई रेत का टीला है, ठीक है, अभी हवा चलेगा तो वो रेत के जो कण है वो क्या करेंगे, हवा के साथ में संचालन करेंगे और किसी दूसरी ओर जाकर के, कुछ दूर जाकर के फिर जमा हो जाएंगे, तो वहां पर वो टिब्बा बन जाएगा। इसी प्रकार से वो बिगड़ते और बनते रहते हैं। क्यों बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं? क्योंकि हवा के रुख के अनुसार, अगर हवा आपको अपना रुख बदलती है तो उसी के साथ में ये रेत के कण भी चले जाते हैं और जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और टिब्बे का निर्माण करते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, लिखेंगे नेक्स्ट, यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो इंडियन डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये दुनिया का 9वां या 9वां, हाँ, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखेंगे यहाँ कांटेदार वनस्पतियां, यहाँ कांटेदार वनस्पति झाड़ियां पाई जाती हैं, यहाँ कांटेदार वनस्पति झाड़ियां पाई जाती हैं। प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया था ऐसा कि जो रेगिस्तान होते हैं वहां पर कटीले वृक्ष या कटीली झाड़ियां क्यों पाई जाती हैं? है नागफनी, हाँ, नागफनी जैसे जो पेड़ है वो क्यों पाए जाते हैं, पौधे ऐसे क्यों उगाए जाते हैं, चौड़े पत्ती के पौधे क्यों नहीं उगते, मोम टाइप का कुछ जम जाता है, वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो कम से कम क्या करें, वाष्पोत्सर्जन, ताकि पानी की कम क्षति हो उन्हें, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो बस वो कम से कम वो लूज करें वाटर को, इसलिए वो कटीले जो झाड़ियां और वृक्ष वहां पर आपको, छोटे पत्ते के वृक्ष जो हैं आपको पाए जाएंगे। लिखेंगे आप, इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा वैसे, लिखेंगे आगे। लूनी एकमात्र प्रमुख नदी है, लूनी, लूनी एकमात्र प्रमुख नदी है, लेकिन वर्षा के दौरान कुछ अन्य धाराएं में, देखना, लूनी एकमात्र प्रमुख नदी है लेकिन वर्षा के दौरान कुछ अन्य धाराएं भी दिखाई देती हैं। तो आसान है ना। लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे उपोष्ण, हाँ, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान की जलवायु उस अक्षांश पर लगातार उच्च दबाव और, हाँ, उस अक्षांश पर लगातार उच्च दबाव और अवकलन के परिणाम स्वरूप होती है, उच्च दबाव और अवकलन के परिणाम स्वरूप होती है। प्रचलित दक्षिण पश्चिम मानसून, प्रचलित दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जो गर्मियों में उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में बारिश लाती हैं, यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं, यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट आप समझ गए। जबकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस लेक्चर में भी, देखो यहाँ से अगर मानसून आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये एक तो इधर धारा निकल जाएगी, एक जो मानसूनी धारा है वो इधर निकलती है, और यहाँ पर आपको सतपुड़ा, अरावली, विंध्य, इन पर्वतों से
वो टकराती है, पहले तो ये 90% बरसात तो ये पश्चिमी घाट जो होते हैं वहीं पे कर देती है, कि जो बची कुची है वो आगे पहाड़ों पर जाकर कर देती है, और रेगिस्तान का जो ये क्षेत्र है पूरी तरीका से शुष्क ही बना रहता है। ओके, हाँ ठीक है, आगे लिखेंगे। थार, हाँ थार नाम मूल रूप से थुल से लिया गया है। थार नाम मूल रूप से थुल थुल हाँ थुल से लिया गया है, जो क्षेत्र की रेत के टीलों के लिए सामान्य नाम है। यानी कि थुल क्या होते हैं, यानी कि जो रेत के टीले बनते हैं उन्हें थुल भी कहते हैं, और इन थुल से ही रेगिस्तान का जो नाम है थार, थार मरुस्थल है ना, थार इसी से लिया गया है। लिखेंगे नेक्स्ट। एलोयन, एलोयन, हाँ एलोयन लिखना है एक बार, तो जो भी पॉइंट है, नौमा है जो भी है। एओलियन, सतह में एओलियन, एओलियन का मतलब क्या है, हवा में जमा, हवा के द्वारा जो जमा है उसे हम बोलते हैं हवा में जमा। एलोवियन रेत होती है जो पिछले 1.8 मिलियन वर्ष से एकत्रित की जा रही है या हो रही है, जो 1.8 मिलियन वर्ष से एकत्रित हो रही है। रेगिस्तान में एक सतह होती, रेगिस्तान में एक सतह होती है जिससे जिसमें रेतीली जिसमें रेतीले मैदानों और कम बंजर पहाड़ों, रेगिस्तान में एक सतह होती है जिसमें रेतीले मैदानों और कम बंजर पहाड़ों या भाकरों द्वारा भाग लिए गए उच्च और निम्न रेत के टीले होते हैं, जो निकटवर्ती मैदानों से अचानक उठते हैं, जो निकटवर्ती मैदानों से अचानक उठते हैं और टिब्बे का निर्माण करते हैं, और टिब्बे का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि हवा चलेगा, अभी यहाँ पे जमा है, उठ करके उधर चला जाएगा। ठीक है, यही वो बोल रहा है। आगे लिखेंगे। पुराने टिब्बे हालांकि अर्ध स्थिर या स्थिर होते हैं। पुराने टिब्बे कुछ ऐसे होते हैं कि जो स्थिर होते हैं, जो हवा के साथ नहीं जाते। पुराने टिब्बे अर्ध स्थिर या स्थिर होते हैं, हो सकते हैं, हाँ। कई आसन्न क्षेत्रों में, यानी कई निकटवर्ती क्षेत्रों में लगभग 150 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, यानी कि किसी किसी की उनकी ऊंचाई भी 150 मीटर तक हो सकती है ऊपर, हाँ जी। कई प्लायाज, प्लायाज समझते हैं, हाँ, यानी कि जो खारी झील होती हैं, हाँ, उनके जो बेड होते हैं, यानी कि बेड मतलब उनके तल में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ये झील है, तो ये क्या है, खारी झील बन जाती हैं इस तरीका से बहुत सारे, उन्हें बोलते हैं प्लायाज। इन्हें क्या बोलते हैं, प्लायाज। लिखेंगे इसे, इन्हें बोलते हैं प्लायाज, जिन्हें स्थानीय रूप से धांध कहा जाता है। प्लायाज को क्या कहा जाता है, धांध, धांध। पूरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सारे क्षेत्र में, ये जगह जगह जगह, जैसे कि ऐसे मानो जैसे बिखरे हुए हों, है ना, बिखरे हुए हों, इस प्रकार से आपको ये मिलेंगे, बिखरे हुए हों इस तरह से बहुत सारी संख्या में आपको मिलेंगे जगह जगह ये प्लायास। लिखेंगे नेक्स्ट में आगे। नेक्स्ट लिखेंगे, रेगिस्तानी वनस्पति, रेगिस्तानी वनस्पति अधिकांशतः जड़ी बूटी वाली और शुष्क होती है, जड़ी बूटी वाली और शुष्क होती है। लिखना है, सूखा प्रतिरोधी पेड़ प्राय पूर्व की ओर पाए जाते हैं, प्राय पूर्व की ओर पाए जाते हैं। हाँ, पूर्व की ओर पाए जाते हैं। पहाड़ियों पर गोंद, पहाड़ियों पर गोंद, अरबी बबूल और और यूफोरबिया और यूफोरबिया नामक पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। खजरी का पेड़ पूरे मैदानी इलाके में उगाया जाता है। खजरी का पेड़ ये बड़ा सेक्रिड है, उनके लिए पवित्र माना जाता है राजस्थान में जी। खजरी का पेड़ पूरे मैदानी इलाके में उगाया जाता है। लिखेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ की मिट्टी कैल्शियम युक्त होती है, यहाँ की मिट्टी कैल्शियम युक्त और शुष्क होती है, कैल्शियम युक्त और शुष्क होती है। यहाँ चूने की खदानें, यहाँ चूने की खदानें अलग अलग गहराइयों पर पाई जाती हैं, यहाँ चूने की खदानें अलग अलग गहराइयों पर पाई जाती हैं। जी, मिट्टी आमतौर पर शुष्क होती है जैसे मैंने आपको बताया, और हवा के साथ वो बह भी सकती है, यानी कि जा सकती है इधर उधर, जैसा टिब्बे मैंने आपको बताया उसका निर्माण करती है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, राजस्थान रेगिस्तान में लिखना, राजस्थान रेगिस्तान में 3 शहर शामिल हैं। लिखना, राजस्थान, राजस्थान रेगिस्तान में 3 शहर शामिल हैं। जैसलमेर लिखेंगे, जैसलमेर। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, यूपीएससी पिछले कई सालों से राजस्थान पर विशेष ध्यान दे रहा है। शायद 2019 का आपने प्रश्न भी देखा होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर प्रश्न था, और उसको लेकर के उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए थे। और आपको अगर उनकी जानकारी है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का भी एक स्टेटमेंट था उसमें कि कोई वहाँ पर नहीं रहता है, ऐसा था ना एक, हाँ, कोई भी वहाँ पर ह्यूमन जो आवास है वो नहीं है। उसी में लोग फंस गए थे, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पे भी, है ना। ये मैं अभी यहाँ पे जो करा रहा हूँ इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा, देखना, क्योंकि ये 3 जिले जो हैं इनमें कुछ तो लोग रहेंगे ना। हाँ, बस तो इतना पता होता तो आप उसे सही कर जाते। राजस्थानी रेगिस्तान में 3 शहर शामिल हैं, 3 शहर शामिल हैं। कौन सा? जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ये 3 आते हैं, जिसे आमतौर पर रेगिस्तान त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। जिसे 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 आमतौर पर रेगिस्तान त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है ये, जो भी है आप लिख लेंगे, इसे जो भी है आप लिख लेंगे। लिखेंगे, यह रेगिस्तान उत्तर में सिंध की ओर ढलान है इसका, उत्तर में सिंध की ओर ढलान है इसका, और दक्षिण में कच्छ के रण की ओर ढलान है इसका। उत्तर में सिंध की ओर ढलान है, यानी उत्तरी भाग अगर आप देखेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, तो उत्तर की ओर उसका जो ढलान है सिंध की ओर ढलान है, और दक्षिण की ओर जो ढलान है वो कच्छ के रण की ओर ढलान है इसका। जी, ठीक है। हाँ, तो ढलान से भी, तो यहाँ से आपको जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ करा दिए। इस जितने फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं, मे भी इससे बाहर प्रश्न जाए, लेकिन अगर इससे भी कुछ मुझे लगेगा, जो लास्ट में लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें अगर इससे भी अलग मुझे कुछ लगेगा तो वो हम वहाँ पे और डिस्कशन कर लेंगे। अब आप नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक ही डालेंगे। ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ये था हमारा ये फोर्थ था हमारा। जो लोग प्रारंभ से इसे फॉलो कर रहे हैं, आप जानते होंगे पहला मैंने टॉपिक कौन सा कराया था, पहला कौन सा कराया था? हाँ, महान हिमालय, महान हिमालय। दूसरा कौन सा कराया था? कौन सा कराया था? मैदानी, उत्तर का मैदान, मैदानी क्षेत्र करा सकते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र भी कर सकते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तीसरा मैंने कौन सा कराया था? तीसरा कौन सा कराया था? यहाँ पर हमने कराए थे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत। और चौथा जो मैंने ये कराया है, ये है आपका तटीय, ये है हमारा भारत का थार मरुस्थल। और अभी जो मैं 5वां आपको करा रहा हूँ वो है तटीय मैदान, तटीय मैदान। और इसके लास्ट में जो हम कराएंगे आपको भारत के, भारत के, ये हम 6 पॉइंट में हमने भारत का जो हमने बांट करके देखा था भारत को, तो हमने 6 भाग में बांटा था। शायद ये हमारा पहला या दूसरा लेक्चर है, देख लेना इसी सीरीज का, यूनिट फर्स्ट का।
यूनिट फर्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी यूनिट फर्स्ट, और फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में है, आप उसे देख लेना। और उसके साथ चलते हुए हमने 4 टॉपिक इसके खत्म किए हैं इस यूनिट के अंदर, और हम अब 5वें टॉपिक पे पहुंच गए हैं, जिसका नाम है, इसे डालेंगे आप, भारत का तटीय मैदान, यानी कि भारतीय तटीय मैदान या तटीय मैदान, आप इसे डाल लेंगे। और इसके अंदर ये देता हूँ, भारत भारत का तटीय मैदान। अब आप जानते होंगे, ये अगर इंडिया इस तरीका से है तो यहाँ पर क्या है, स्टेट्स हैं, और कितने स्टेट हैं, छोटे मोटे एग्जाम में तो यही पूछता है कि भारत के कितने स्टेट हैं जो समुद्र को टच करते हैं, या जो भारत की जो तटीय रेखा है वो कितने देशों की है जो समुद्र से लगती है, तो कितना है वो, 8 राज्य हैं। 8 राज्य हैं भारत के ऐसे जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, और वो हम देख लेंगे, लिखेंगे, आप पहले इसे लिखना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे आप पहले इसमें तटीय मैदान में, कोस्टल प्लेन्स में लिखना, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान में लिखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार संकीर्ण तटीय पट्टियों के खिंचाव से घिरा है। यहाँ साइड में लगा दूंगा मैं, देख लेना इसे, साइड वाला देख लेना मैप, है ना, हाँ समझ जाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार संकीर्ण तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार संकीर्ण तटीय पट्टियों के खिंचाव से घिरा है, जो पश्चिम में अरब सागर, जो पश्चिम में अरब सागर के साथ और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ चलता है। आपको पता है ये जो एरिया, ये समुद्री एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, अरब सागर, और इसे हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये पूरा समुद्री क्षेत्र है, ये सब समुद्री क्षेत्र है, इधर भी ये अरब सागर, ठीक है, लिखेंगे। सेकंड पॉइंट डाल लेंगे इसका, इसका सेकंड पॉइंट डालेंगे, पहला पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, लिखेंगे सेकंड, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। इसमें से मुख्य भूमि के तट में 6100, ये ऑलरेडी मैं पहले भी एक बार लिखा चुका हूँ, इसे याद हो तो आपको, हाँ पहले ही लेक्चर में शायद मैं इसे लिखा चुका हूँ आपको, लिखेंगे, जिसमें मुख्य भूमि का तट, जिसमें मुख्य भूमि के तट में 6100 किलोमीटर और द्वीपों की समुद्री रेखा, अगर द्वीप, 2 द्वीप भी है हमारे यहाँ पे, दो नहीं है, मैं अगर आपको बारीकाई से जाके दिखाऊंगा तो फिर आपको गुजरात के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, गोवा के अंदर भी, लेकिन अब मैं 2 जो आपको कह रहा हूँ कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है उससे अलग है, वो कौन से है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्व की साइड में है, भारत के पूर्वी साइड में है। लेफ्ट एंड राइट में आप देखोगे तो इधर की साइड आपको मिल जाएंगे, क्या है, ये आपको अंडमान द्वीप समूह इस तरीका से यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लक्षद्वीप आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है, लिखेंगे, भारत की सीधी और लगातार तटीय रेखा, भारत की सीधी और लगातार तटीय रेखा क्रिटिशियस अवधि के दौरान, क्रिटिशियस, क्रिटिशियस कैसे लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है, भारत की तटीय रेखा, भारत की सीधी तटीय, भारत की सीधी और लगातार तटीय रेखा क्रिटिशियस अवधि के दौरान गोंडवाना भूमि की, क्रिटिशियस अवधि के दौरान गोंडवाना भूमि से निर्मित है, से निर्मित है। परिणाम स्वरूप भारत का तट अच्छे प्राकृतिक बंदर, परिणाम स्वरूप भारत की तट अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह, अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में
नहीं जाना जाता, अच्छे बंदरगाह के रूप में नहीं जाना जाता। समझ गए आप इस वाली बात को, नहीं समझे? देखो, भारत की जो तटीय रेखा है वो क्या है, सीधी सीधी है ना। आप देखेंगे, अफ्रीका को देखो आप, अगर आपके पास मैप है तो आप अफ्रीका को देखना। अफ्रीका में क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखाता ही चलूँ ना साथ में, देखना इस मैप में, देखना आपको, ये क्या है, अफ्रीका का मैप है। अब आप अफ्रीका के मैप को देख रहे हैं और इसमें आप देखेंगे कि जो इसकी बाउंड्री है, ये देखो लास्ट इधर से, ये क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है, अंदर को धसी हुई है, कुछ बाहर को निकली हुई है। ये देख रहे हैं आप, देखना ये वाला इस तरीका से बना हुआ है ये। इसे बनने से होता क्या है, अगर ऐसी बाउंड्री है किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी देश का, तो उससे होगा क्या, उससे हार्बर्स का निर्माण हो जाएगा, यानी कि नेचुरल जो बंदरगाह बोलते हैं, जैसे सी पोर्ट्स बोलते हैं, नेचुरल सी पोर्ट्स का निर्माण इससे हो जाएगा। लेकिन अगर आप भारत को देखेंगे, अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको पता है जिसके वेस्ट में क्या है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो ये क्या है, सपाट है, लगातार है, लगातार, समझ गए ना। और ये लगातार होने की वजह से इसमें क्या है कि ये इस तरीका से इसके अंदर भाग नहीं है, अंदर को धसे हुए भाग नहीं, तो यहाँ कि हमारे पास में इतना एडवांटेज होते हुए भी फिर भी हमारे जो बंदरगाह हैं इतने डेवलप क्यों नहीं है। आपने एक इशू बहुत सुना होगा कि अगर आप चाइना के अंदर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, माल का ढुलाव करते हैं, तो वहां पर जो खाली करने का जो वक्त है वो जल्दी होता है। एक तो हमारे यहाँ एक मान सकते हैं आपकी पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है कि काम जल्दी से नहीं हो पाता, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, अब सुधार आ रहा है। लेकिन हम 2014 से पहले वाली बात करते हैं तो टाइम लगता है। एक जहाज यहाँ खाली करने में हो सकता है महीना महीना भर आपको बंदरगाह पे वो खड़ा रहे, क्योंकि बड़े बंदरगाह नहीं है। आज जो मानव निर्मित करते हैं वो बड़े बंदरगाह ज्यादा हो नहीं पाएंगे ना, हाँ कम हो पाएंगे, संख्या कम है। लेकिन अगर आप जब कोई देश विकसित हो जाता है तो वो कर लेते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक की हम बात करते हैं, तो आप अभी इतना समझ लें, मैं आगे से कराऊंगा कि इस तरीका की बाउंड्री होने से, जैसे अफ्रीका की बाउंड्री है, तो वहां नेचुरल बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट्स बन जाएंगे। और इंडिया में क्या है कि वो लगातार बाउंड्री, एक लगातार तट होने के कारण आपको नेचुरल जो सी पोर्ट्स है वो इतने नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपने बार बार एक सप्लाई चेन का नाम भी सुना होगा, ये हमारी इफेक्ट होती है, ये इफेक्ट होती है। हाँ, इसी की वजह से भारत में डिले होता है। रिपोर्ट्स आती हैं कि जो माल चाइना के अंदर 3 दिन में खाली हो सकता है, भारत में 30 दिन लगाता है। हाँ, तो इसलिए इसका मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि हमारी जो जो इसका तटरेखा है वो क्रिटिशियस समय की है और उस समय में ये बनी हुई है। इसी के कारण से यहाँ अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह जो है नहीं है, क्योंकि नहीं होने का कारण यही है कि जो बाउंड्री है वो ऐसा है, सीधा सीधा हाथ से बना दी गई हो, है ना। हाँ, अभी आप इतना समझ रहे, बाकी तो हम आगे चर्चा करेंगे, इसका हम अच्छे से कराएंगे, चिंता आप ना करें। इतना अच्छे से हम कराएंगे इसे कि कोई पेड कोर्स भी इसे आप अगर लेकर के करेंगे तो कोई नहीं कराएगा, कोई नहीं कराने वाला, मैं आपको ये बात का गारंटी कह रहा हूं। और अंदर जाकर के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पढ़ना किससे है क्योंकि एक एक के पास में, अब फिर पढ़ना भी आपको उन्हीं से है, चाहे वो कैसे भी पढ़ाए। तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने आपसे बोल दिया 100% कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद ना भूतो न भविष्य थी, फिर आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और टेस्टिंग का तरीका है टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा। और लगाने का मैंने आपको बताया है, जो बेहतर कोचिंग है विजन आईएएस पे आप जाएंगे और उनका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, ठीक है, वहां से खरीद करके। चलो ज्वाइन कर लेंगे, वो आपको टाइम से टाइम बताता रहूंगा। ये सब लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, भारत में तटीय मैदान अरब सागर, भारत में तटीय मैदान, भारत में तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भारत में तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित हैं, समानांतर स्थित हैं। स्थान और सक्रिय भू आकृति, स्थान और सक्रिय भू आकृति प्राकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर इन्हें पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। समझ गए ये वाला पॉइंट। भारत में तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है, आपको पता चल गया, ये इसके साथ साथ है, इसके साथ साथ है, ठीक है। हाँ, ये इस तरीका से ये है, ठीक है।
जो मैं बता रहा हूँ वो देखते चलना। देखो मैप में इसीलिए बोलता हूँ, अपने मैप अपने कमरे में भी एक मैप लगा कर रखना। जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ, अब अगर लेटे हुए हैं आप मोबाइल में आप देखते जा रहे हैं, तो आप मैप अपने सामने रखें, जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ आप उसे देखते जा रहे हैं, बस यही तो करना है। ये लेक्चर आप सुनते रहें। और एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको शुरू में लेक्चर्स में बताया है, A4 साइज का पेपर अपने पास रखें, और उसके आपने कोई भी एक वो ले लेना, जिसमें आप लिख करके रखते हैं ना, लिखते हैं रख करके, वो ले लेना, और एक पेंसिल लेकर बैठ जाना, लेटे लेटे देखते रहना, और एक एक पॉइंट जो आपको नहीं पता वो आप नोट करते रहना। वीडियो भी पूरी हो जाएगी। और बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इससे आपको 1.5 स्पीड में करके देख लेना है, तेजी से हो जाएगा ये। हाँ, 1 घंटा की वीडियो 45 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो इसे तेजी से करके देखना है आपको, 1.5 स्पीड में देख लेना है। हाँ, कैसे जाना है, आपको यूट्यूब में जाएंगे, आप सेटिंग के अंदर जाएंगे, इस सेटिंग का इस तरीका से बना रहता है ना ये, इसके अंदर जाते आपको एक विकल्प मिलेगा स्पीड, तरीका से लिखा रहेगा, और उसका आगे लिखा रहेगा नॉर्मल, नॉर्मल, और इससे ऊपर की ओर आपको लिखा रहेगा 0.5, फिर आपको मिलेगा 1.5, फिर आपको मिलेगा 2, है ना, इस तरीका से। और नीचे की ओर जाएंगे, ये है डिक्रीज का, ऊपर जाएंगे डिक्रीज, और नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेगा 0.5, और ये सब मल्टीप्लाई का साइन लगा रहता है, मल्टीप्लाई, है ना। उसी तरीका से फिर आपको मिलेगा कितना 1.5, और इसी तरीका से फिर आपको मिलेगा 2.0, है ना। तो आपको इसे 1.5 पे करके देखना है बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए, तो जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, और आपको आपका जो समय भी बचेगा। लिखेंगे आगे, ये हो गया पूरा, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। आगे लिखेंगे, इसी का सब पॉइंटर डालेंगे, इसी का सब पॉइंट डालेंगे। अब इसी का सब पॉइंट डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ साथ ये तट क्या है, समानांतर विस्तार है इनका। तो पहले आप डाल लेंगे पूर्वी, पूर्वी मतलब ये इधर वाला बंगाल की खाड़ी साइड वाला, पूर्वी तटीय मैदान लिखेंगे पहला वाला पॉइंट डाल करके। आप ए बी कर सकते हैं, इसे कर लेना, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख लेना है, लिखना पूर्वी तटीय मैदान, और इसमें पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान उत्तर से निकल, लिखना पूर्वी तटीय मैदान उत्तर से, उत्तर में स्वर्ण रेखा से प्रारंभ होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला है, तक ये फैला है। इस प्रकार ये लगभग 1500 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। ये कल वाले में मैंने लिखा दिया था आपको, ये कल वाले में मैंने लिखा था। हाँ, तो इसका लंबाई कितना है, अगर इसका हम देखते हैं तरीका से, ये स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी चलेगा, यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, तो और यहाँ आपको कन्याकुमारी तक ये फैला है। 1500 किलोमीटर का लंबाई है, और चौड़ाई इसका कितना है, ये 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार है, और पश्चिम में पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं, और पश्चिम में पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। समझ गए आप। देखो, अगर आप इधर देखेंगे ये क्या है, सब इधर पानी है, अगर हम इस तट के इधर देखेंगे ये सब क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पूर्वी घाट हैं जो कटे हुए हैं बीच बीच में से। और बीच बीच में से क्यों कटे हुए हैं बताना एक बार, कल बताया था मैंने, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बनाती हैं, और उन नदियों के रास्ते पाने के लिए, यानी उन्होंने इसको क्या कर दिया है, अपना रास्ता बनाने के साथ साथ ही इसको काट दिया है बीच में से, ताकि वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाए। ठीक है। हाँ, अब लिखेंगे आप, हाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं ने इस मैदान का लगभग 25% हिस्सा घेर रखा है, घेर रखा है। डेल्टा लिखना, डेल्टा की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। आपको पता है डेल्टा की मिट्टी क्यों उपजाऊ है, जैसा कि मैंने हिमालय में आपको बताया कि ऊपर से वो जो सिल्ट लेकर के आती है वो भी तो उपजाऊ है, उसी ने तो हमारे जो नदर्न प्लेन्स हैं उनका निर्माण किया है। तो ये भी क्या है, जो नदी लेकर के आती हैं वो उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि उसके अंदर जीवाश्म होते हैं। हाँ,
जी क्योंकि क्या होता है कि जो जीवाश्म होते हैं उनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, और जो कि आपको पता है कि जो तीन ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा, तीन ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सुना है क्या ये? वैसे मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ। एनपीके, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की ही कमी है। यदि कोई आपसे पूछे कि इंडियन सॉइल में किसकी कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है। ये तीनों क्या हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, याद रखना इन्हें। विवेकानंद जी ने कहा था ना कि जो मेरी मिट्टी है, जो उनकी बॉडी की जो राख है ना, उसको भारत के खेतों में बिखेर देना। हाँ, उनकी मिट्टी जो बॉडी की है उसे भारत के खेतों में बिखेर देना, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत के अंदर जो भारत की जो मिट्टी है उसमें क्या है, फास्फोरस की कमी है। हम्म। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का जो मिट्टी बचता है उसके खेतों में डाल देना चाहिए, जिससे उसकी जो उर्वरकता है वो बढ़ती है। हम्म। लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे आप, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, वो एक कल्चरल पार्ट है, मैं उसे कल्चर में कराऊंगा ऐसा करते क्यों नहीं है। हाँ वो अलग है, मैं उसे बताऊंगा आगे। लिखना आगे, लिखना आगे लिखेंगे। जो फोर्थ पॉइंट है, हाँ इसी में एक पॉइंट लिख लेना, 25% भाग घेर रखा है, और यह जो जो इन्होंने क्या बनाए हैं बीच में, डेल्टा क्षेत्र बनाए हैं। डेल्टा क्या है, डेल्टा कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से, मैं आपको डेल्टा ही बताऊं पहले। देखो ये क्या है कि जैसे कोई नदी है, नदी ये आ रही है, ऊपर से क्या करेगी, वो सिल्ट लेकर के आएगी, सिल्ट लेकर के आएगी, और जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र यानी कि ढलान से नीचे उतर करके कुछ प्लेन्स में आएगी, तो उसके अंदर जो मिट्टी है वो जमना यानी कि नीचे की ओर बैठना प्रारंभ हो जाएगी। घर में देखा ना, जब पानी में कुछ मिट्टी होती है तो उसे कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि वो मिट्टी क्या करे, उसकी तलहटी में बैठ जाए, नीचे की ओर बैठ जाए, तो बोलते हैं सिल्टेशन। तो जब वो तल में आती है यानी कि जब मैदानी क्षेत्र में आएगी नदी, तो वो क्या करेगी, ऊपर से जो भी मिट्टी लेकर के आई है वो सिल्टेशन करना प्रारंभ कर देगी, और धीरे धीरे कहीं क्या होता है कि वो मिट्टी का जो सिल्टेशन है वो हो जाता है, और वो नदी के मार्ग में ही क्या कर देता है, बाधा उत्पन्न करने लगता है, और उससे नदी क्या करती है, बच करके जाने लगती है। नदी ही क्या करके जाने लगती है, जैसे कि आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र है, असम के अंदर क्या बनाती है, माजुली द्वीप बनाती है। माजुली, हाँ, माजुली जो द्वीप है ना, वो क्या है, इसी प्रकार से बना है। हम्म। माजुली द्वीप जो है वो इसी प्रोसेस से बना है। तो जो नदियां हैं जब भी वो प्लेन में आएंगी तो उनकी जो सिल्टेशन है वो होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि वो एक निर्माण कर देगा। किसका निर्माण करेगा, डेल्टा का निर्माण करेगा। डेल्टा एक मिट्टी का एक स्थान है जो नदियों द्वारा लाई गई, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा ही बना है। देखेंगे, हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि वेस्टर्न घाट की ओर डेल्टा नहीं बनते, वेस्टर्न घाट की ओर डेल्टा नहीं बनते। प्रश्न पूछा गया है शायद किसी ईयर में कि क्या कारण है कि जो डेल्टा है वो पूर्वी घाटों में तो बनते हैं लेकिन पश्चिम घाट में नहीं बनते। नदी कम है, नदी तो तीन मैंने आपको बताई थी, तीन नदी है जो कि अरब सागर में, वो बड़ी नदी है, बाकी छोटी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन नहीं निर्माण करती, क्योंकि स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि ढलान बहुत ज्यादा है, ढलान बहुत ज्यादा है, तटीय मैदान कम है, इसी कारण से वो क्या नहीं करते, डेल्टा का निर्माण नहीं करते, तो जल्दी से जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, ज्यादा दूरी भी तय नहीं करते, ये भी एक कारण है, ज्यादा दूरी भी तय नहीं करते वो नदियां, इसीलिए भी वहां डेल्टा का निर्माण नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण हैं, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे जब मैं आपको सेकेंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में पढ़ाऊंगा, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, वहां पर देखेंगे। लिखेंगे आप, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान कई रेत के टीले, लिखना, पूर्वी तटीय मैदान कई रेत के टीलों, लेगून और दलदली भूमि की उपस्थिति से आबाद है, से आबाद है, या ये पाए जाते हैं वो। लिखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान कई रेत के टीलों, लेगून और दलदली भूमि से आबाद है या वहां पाई जाती हैं। ये समुद्र से बहुत कम जुड़े हैं, ये समुद्र से बहुत कम जुड़े हैं, ये समुद्र से बहुत कम जुड़े हैं, जैसे उत्कल तट में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील। हाँ, ये भी एक कारण है कि जो डेल्टा है वो बना जाता है, जिसमें एक कारण ये भी है कि जो समुद्र का जल है वो खारा है, और अगर आप जैसे कोई पानी गंदा है, गंदा पानी जिसमें रेत है, आप उसमें थोड़ा नमक डाल देना, नमक डालने से क्या होगा कि जो रेत है ना वो जल्दी से नीचे सिल्ट कर जाएगा। हाँ, ये भी एक कारण है कि जैसे वो समुद्र में जाएगा तो वहां पर वो जाकर को मिट्टी खट्टी हो जाएगी, दूर तक नहीं जाएगी।
मैं ये सब कराने वाला हूँ आगे, ये भी एक रीजन है, सही बोल रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे आगे, आगे लिखेंगे आप, पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट, पूर्वी तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट में विभाजित किया जा सकता है। दो तट में, इसमें मतलब कि दो भागों में पहले उसे बांट दिया है। पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, सरकार है, सरकार नहीं सरकार, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार के रूप में बांटा जाता है या बांटा जा सकता है। देखेंगे। पूर्वी तट को, पूर्वी तट को राज्यों के अनुसार इस प्रकार से बांट सकते हैं, राज्यों के अनुसार इस प्रकार से बांट सकते हैं, राज्यों के अनुसार इस प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इसे ABC करके लिख लेना। पहला क्या है, ओडिशा, ओडिशा तट, ओडिशा या फिर उत्कल तट, ओडिशा या फिर उत्कल तट। ठीक है, दूसरा बी पे डाल देना, आंध्र, आंध्र तट, आंध्र तट। फिर डालेंगे इसका तमिलनाडु तट में डालेंगे, तमिलनाडु तट। यानी कि तीन भागों में हमने इस तरीका से, अगर हम राज्य के अनुसार देखते हैं तो इसको किस तरीका से बांटेंगे, ओडिशा या उत्कल तट, आंध्र तट और तमिलनाडु तट। पहले वाले पॉइंट में लिखना प्रारंभ करेंगे, ओडिशा या उत्कल तट। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, पहला पॉइंट लिखेंगे उत्कल तट या चिल्का झील, उत्कल तट या चिल्का झील और कोलेरू झील के बीच फैला है। उत्कल तट कहां से कहां, चिल्का झील और कोलेरू तट, चिल्का झील और कोलेरू तट के बीच फैला है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, यह तटीय मैदान, यह तटीय मैदान पश्चिमी तट मैदानों की तुलना में बहुत व्यापक है। यह तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में बहुत विस्तृत है या व्यापक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बड़े हैं मतलब, है ना, चौड़ाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, लिखना है आगे, थर्ड पॉइंट लिखना है, ये तटीय मैदान क्षेत्र इन तटीय मैदानों का क्षेत्र बारिश से बेहद प्रभावित है, ऐसे लिखना है, ये इन तटीय क्षेत्र या ये तटीय क्षेत्र बारिश से बेहद प्रभावित है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया बरसात होती है, बारिश से बेहद प्रभावित है, लिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ चक्रवात बहुत आते हैं, यानी कि ये चक्रवातों के लिए अति संवेदनशील है, यह चक्रवातों के लिए अति संवेदनशील है। और ये मैं बताऊंगा कि क्यों पूर्व की ओर ही चक्रवात आते हैं। आपने सुना होगा पश्चिम की ओर भी आते हैं, लेकिन बहुत रेयर आते हैं, 0.1%। और 99.99% के जो साइक्लोन्स हैं वो आपके पूर्वी तट पे ही क्यों टकराते हैं। और क्यों ही मैंने जैसे कहता कि अपनी पढ़ाई में अगर आपको एक बात शामिल करनी है, एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको एक ही बात शामिल करनी है, अगर आप वास्तव में IAS बनना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में कमिटेड है, तो अपने पढ़ाई में क्यों को शामिल कर लें। क्या शामिल कर लें, क्यों को शामिल कर लें, वाई, वाई शामिल कर लें। और जहां तक भी संभव हो, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो क्यों अपने आप से जरूर पूछना है। क्यों, आप कुछ भी देख रहे हैं यूट्यूब से, तो मैं क्यों देख रहा हूं, ये तुम्हारे जिंदगी को संभाल कर रख देगा। एक शब्द है, अपने आप में एक शब्द है, और शब्द बहुत पावरफुल है, या ध्यान रखना, ये एक शब्द है। अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी जिंदगी में आपको एक बात शामिल करना है, एक शब्द शामिल करना है, और वो शब्द है क्यों, वाई। अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हैं, कुछ भी करते हैं आप, तो अपने आप से पूछना कि क्यों। और क्यों जब आप पूछेंगे तो उसके आपके बहुत सारे डायमेंशंस आएंगे, बहुत सारे डायमेंशंस आपके पास में आएंगे। अगर आप YouTube ओपन करते हैं तो क्यों, अगर आप कहीं जाने का निर्णय लेते हैं तो क्यों, अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कुछ अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं तो क्यों, अगर आप कोई भी कुछ बुरे व्यसन करते हैं, शराब, सिगरेट, दारू, मीट, अंडा कुछ भी खाते हैं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछना है क्यों। अगर आपने ये शब्द अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो आप समझ लेना कि 99.99% आपकी जिंदगी की समस्या हल हो जाने वाली है। हाँ, आपने वो कहानी सुना है ना कि जब राजा को किसी ने एक पर्ची पे लिख के दिया था कि ये
एक पर्ची दी थी और जिस पर्ची पे उन्होंने लिखा था एक शब्द, और वो शब्द था, उन्होंने कहा था कि इसे अभी खोल कर मत देखना, जब आप पे सबसे बुरा वक्त हो ना उस टाइम में इसे खोल कर देखना। तो राजा ने भी क्या किया, उस पर एक बुरा वक्त आया, उस पर एक बुरा वक्त आया उस राजा पर, तब उसने उस पर्ची को खोल कर देखा, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, और वो लाइन क्या थी पता है आपको, क्या थी? ये भी बदल जाएगा। क्या लिखा था उस पर? यह भी बदल जाएगा, ऐसा लिखा था उस पर, या ये भी गुजर जाएगा। एक लाइन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि वो राजा, बुरा वक्त क्या था, वो राजा सुसाइड करने जा रहा था। राजा ने सोचा कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उसका जो राज्य था वो किसी ने हड़प लिया, किसी दूसरे राजा ने, और वो आत्महत्या करने चल दिया। लेकिन उसे तभी एक ध्यान आया कि मैं, मुझे किसी साधु महाराज ने एक बार एक पर्ची दी थी और उस पर लिखा, उन्होंने कहा था कि जब आप पे बुरा वक्त हो तब इसे खोल कर देखना, तो क्यों ना मैं एक बार वो पर्ची भी देख लूं। और उसने वो जब पर्ची खोल कर देखी तो उस पर ये लिखा था, उसका मन बदल गया। तो इसीलिए मैं आपसे एक लाइन नहीं बल्कि एक शब्द की बात करता हूं। अपनी पढ़ाई में अगर आप वास्तव में आईएएस बनना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई में सबसे पहले एक शब्द को ऐड कर लेना, वो है क्यों। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले आपको उसके डायमेंशंस देखने, क्यों मैं कर रहा हूं। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं और अगर उसमें कोई लाइन आई है तो उसके साथ सहमत नहीं हो जाना है। फैक्ट है, मैं मान रहा हूं, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, इसमें क्या क्यों जोड़ेंगे, क्यों है ऐसा, नहीं जोड़ेंगे ना। हाँ, तो आपको लॉजिकल भी रहना है, लॉजिक के साथ बात करनी है, हर जगह क्यों नहीं जोड़ देना है। लेकिन आपको 99.99% आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आपको क्यों जोड़ना होगा। लॉजिकल रहना, रैशनलाइजेशन भी कोई बात होती है ना, रैशनलाइजेशन भी जैसी भी कोई बात होती है ना, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना फ्रेंड्स। ये एक शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। और अपनी पढ़ाई के अंदर जो आपकी क्वालिटी है ना, जैसे कहते हैं पढ़ते तो हैं लेकिन वो पढ़ते कैसे हैं, वो आपको एग्जाम में जाकर के आप किस प्रकार से परफॉर्म कर पाते हैं ये डिपेंड करेगा। तो आप अपनी जिंदगी में इसे शामिल करें, और जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो लाइन अगर कोई आती है तो आप पूछना अपने आप से कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और उसके पीछे के कारण जानने का प्रयास करना। अगर आपने वो कारण जान लिए ना, किसी भी एग्जाम में, आईएएस का एग्जाम ही नहीं, किसी भी एग्जाम में, अपनी जिंदगी के भी एग्जाम में, जिंदगी का एग्जाम सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, एग्जाम बड़ा नहीं, जिंदगी का एग्जाम से बड़ा नहीं है। जिंदगी के एग्जाम आपके रोज होते हैं, पल पल आपको, हर घंटे हर दिन आपका एग्जाम होता है। जिंदगी आपका परीक्षण करती है, आपसे परीक्षा लेती है। इसीलिए इन बातों को जो मैं आपसे बोल रहा हूं अपनी जिंदगी में क्यों को शामिल कर लेना, आपका आईएएस का एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए, आईएएस का जो एग्जाम है ना, आईएएस वास्तव में आईएएस ही बनना है, और कुछ नहीं बनना, आईपीएस नहीं बनना, आईएफएस नहीं बनना, आईआरएस नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, आईएएस बनना है। तो फिर आपको ये जोड़ लेना है, ये जोड़ लेना है। कोई सर अच्छे लगते हैं इसलिए उनकी वीडियो नहीं देखनी है, वहां से आपको क्या मिल रहा है, मैं क्यों देख रहा हूं, मुझे क्या मिला मेरे एग्जाम में, आपका पर्पज है ना। एक स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें एक पर्पज होता है, सिर्फ आपको सफल होना, अपने काम की जानना है, अपने काम की बातें आपको जानना है, अपने एग्जाम से ओरिएंटेड आपको रहना है। अगर आप उससे इतर कुछ भी जाकर के करते, ठीक है, एंटरटेनमेंट जैसी भी कोई बात होती है, आप ठीक है करें, उसके लिए 1 घंटा आपने निकाल लिया बहुत है, लेकिन आप उसमें इंडल्ज ना हो जाए, आप उसके साथ ना मिल जाएं और उस षड्यंत्र का हिस्सा और ना बन जाए, या उस षड्यंत्र का शिकार ना बन जाए, क्योंकि हिस्सा तो क्या आप शिकार बनेंगे, तो शिकार ना हो जाए, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है इस देश को, समझ गए। तो आपको अपने आप पर, अपने जो उम्मीद है उनको, उन पर खरा उतरना है, और ये शब्द आपको अपने शामिल कर लेना है फ्रेंड्स। आगे अगला पॉइंट लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इस क्षेत्र में चावल, ये लास्ट पॉइंट है इसका, इस क्षेत्र में चावल इस क्षेत्र में चावल, नारियल और केले की व्यापक रूप से खेती होती है। इस क्षेत्र में चावल, नारियल और केले की व्यापक रूप से खेती होती है, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। ओके, हाँ, तटीय मैदान क्या है, चौड़े हैं और कटे हुए भी हैं, नदी भी आती हैं और डेल्टाई क्षेत्र भी है, उपजाऊ मिट्टी भी है, तो एग्रीकल्चर तो होना ही है, तो आपको समझ। बी वाले पॉइंट पे लिखना है, बी वाला पॉइंट क्या है आपका, आंध्र प्रदेश वाला आंध्रीय तट लिखना है, लिखना है आंध्र तट। आंध्र तट कोलेरू झील और पुलिकट झील के बीच फैला है, कोलेरू झील और पुलिकट झील के बीच फैला है, लिखना है। यह तट कोलेरू झील और पुलिकट झील के बीच फैला है,
नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसका, ये लिखना, इस क्षेत्र में दो नदी घाटी हैं, दो नदी घाटी हैं, पहला कृष्णा और दूसरा है गोदावरी। दो नदी घाटी हैं, पहला है कृष्णा और दूसरा है गोदावरी, और इनका हम अध्ययन तो बहुत विस्तृत करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है, या थर्ड यूनिट में, जैसा भी देखेंगे। हाँ हाँ, यह उपजाऊ क्षेत्र है, यह उपजाऊ क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब, यह क्षेत्र भी विस्तृत है, यानी कि इसकी चौड़ाई अच्छी खासी है, तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है। चलेंगे नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे तमिलनाडु। देखना, तमिलनाडु तटीय मैदान है ये वाला। थर्ड पॉइंट क्या है? तमिलनाडु तटीय मैदान या तमिलनाडु लिखेंगे इसमें। यह पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच कोरोमंडल तट तक स्थित है। यह पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच कोरोमंडल तट तक स्थित है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह क्षेत्र गर्मियों में शुष्क रहता है, यह क्षेत्र गर्मियों में शुष्क रहता है और सर्दियों के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। हाँ, लौटते मानसून प्राप्त करता है। ये अच्छे से समझाने वाला हूं मैं, जब मानसून पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इसे आपको अच्छे से समझ। हाँ, ये आप अच्छा, ये शुष्क भी इस तरीके से रहता है, क्योंकि आपका एक प्रश्न भी आया था कि जो दक्षिण की जो नदियां हैं वो कैसी हैं, वो क्या है? हाँ, बारहमासी नहीं है, क्या है वो? क्या है? सीजनल है, यानी कि मौसमी है। जो मौसम में, यानी कि जब बरसात आती है तब वो पानी आता है उनमें ज्यादा, और जब बरसात चली जाती है तो वो गर्मियों के मौसम में शुष्क हो जाती है, पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसी कारण से ये जो क्षेत्र है क्योंकि पूर्वी जो तट है वहां पर पानी कहाँ से आएगा? वो नदियों के द्वारा लाया जाएगा ना। हाँ, तो जो नदी है वो खुद सूख जाएंगी गर्मियों में, वो पानी कहाँ से आएगा? हाँ, तो इसलिए अब जो हिमालय की नदियां वो कैसी थी? बारहमासी थी, वहां 12 मास पानी आता था। क्योंकि ऊपर क्या है? हिमालय, और हिमालय पे क्या है? आइस है, आइस जमा है और वो पिघलते हैं, उससे पानी आता है नीचे। बस यही समझना है। बाकी तो जब मैं पूरा जो रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे ये सब क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो मैंने आज यहाँ पर आपको तटीय मैदान और पहले में मैंने रेगिस्तान, लेकिन रेगिस्तान के साथ साथ पूर्वी तटीय मैदान मैंने आपको कवर कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पश्चिमी तटीय मैदान और इसका जो बचा हुआ भाग है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। मेरी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।